हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सोनू शर्मा, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री के इस फाउंडेशन बैच में या फिर फाउंडेशन क्लास में। ठीक है, तो आप लोग समझते हैं कि फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। और चूंकि यह केमिस्ट्री का क्लास है तो फाउंडेशन का मतलब होता है यानी कि बेसिक से बेसिक जानकारी। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के जो है बेसिक से बेसिक जानकारी के बारे में ही हम लोग समझेंगे। केमिस्ट्री का बेसिक जानकारी लेंगे। हम लोग का क्लास का जो बुक है वो बुक हम लोगों का धीरे धीरे चलेगा, लेकिन आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जिसमें इस बात को समझे केमिस्ट्री क्या होता है, कहाँ से आया है, इसमें किस किस चीज का हम लोगों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के इस बेसिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही फनी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस केमिस्ट्री क्लास को और देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज हमें समझना होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान की हम लोग बात करें तो रसायन विज्ञान विज्ञान का भी विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान का भी विज्ञान कहलाता है। क्यों कहलाता है तो समझिए, रसायन विज्ञान विज्ञान का विज्ञान इसलिए कहलाता है कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, उसमें केमिस्ट्री आपका एंट्री करेगा ही करेगा। फिजिक्स पढ़िए, उसमें फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। विद्युत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपका केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो आपको केमिस्ट्री के अंदर जो भी है आपको उसको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप केमिस्ट्री चाहे किसी भी फील्ड में पढ़िए, आपको उसमें केमिस्ट्री मिलेगा ही मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बायोलॉजी पढ़िएगा तो बायोलॉजी में आप देखते हैं कि जो भी डॉक्टर होते हैं बेशक वो इंजेक्शन लगाते हैं, अनेक सारे मशीनों का उपयोग करते हैं, लेकिन जो दवा देते हैं वो तो रसायन ही होता है, वो तो औषधि ही होता है। तो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या किसी भी क्षेत्र को पढ़िए, आपको उसमें केमिस्ट्री का एंट्री करना ही है। विज्ञान का कोई भी क्षेत्र पढ़ेंगे केमिस्ट्री उसमें एंट्री करेगा ही करेगा। इसलिए इस केमिस्ट्री को यानी कि रसायन विज्ञान को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। रसायन को क्या कहा जाता है? विज्ञान का भी विज्ञान, विज्ञान का भी विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान को क्या कहता है? विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। अब अगर देखें तो रसायन जो है यह लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। यानी कि केमिस्ट्री को कहां से लिया गया है? तो कीमिया शब्द से केमिस्ट्री को लिया गया है, कीमिया शब्द से, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ, काला पदार्थ। ठीक है, कीमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ, और केमिस्ट्री के अंदर जो है हम लोग काला पदार्थ को ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह केमिस्ट्री जो है यह मिस्र की सभ्यता से लिया गया है। क्यों? मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे, मिस्र के जो लोग थे वह अनेक पदार्थों को मिला मिला के अनेक अनेक नए प्रकार के पदार्थ बना लेते थे। तो मिस्र से जो गुण लिया गया है उसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। और रसायन जो शब्द है यह लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। और चूंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग काले पदार्थ का ही पढ़ाई करते हैं, तो उसी के अनुसार, कीमिया के अनुसार रसायन शास्त्र को हम लोग लिए हैं, और लैटिन भाषा में यह आता है कीमिया शब्द। ठीक है, अब देखिए आपको कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है। तो अगर कहा जाए आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवाइसियर को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवाइसियर को माना जाता है, जबकि भारतीय रसायन विज्ञान को पिता
पीसी रॉय को माना जाता है। भारतीय रसायन विज्ञान का पिता भारतीय रसायन विज्ञान भारतीय रसायन विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? पीसी रॉय को। ठीक है, इनका पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्र रॉय था। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय था, यानी कि पीसी रॉय था। भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कौन है? पीसी रॉय। और आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवासियर को माना जाता है। लेवासियर को माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो देखिए, ऑक्सीजन की खोज जब हुई थी, ऑक्सीजन की खोज आपके प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था, जिनका पूरा नाम जोसेफ प्रिस्टले था। और इन्होंने बताया था, यानी जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी पदार्थ को नहीं जलाया जा सकता है। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने जब ऑक्सीजन की खोज की तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जलाया नहीं जा सकता है, और इसी बात की सत्यता किया था लेवाइसियर ने। तो इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। किनको? लेवाइसियर को। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि हर क्षेत्र का अपवाद होता है, किसी ना किसी तरह का एक अपवाद हर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, चाहे कैसा भी अपवाद, कैसा भी क्षेत्र ले लीजिए। तो उसी तरह से इसका भी एक अपवाद है, यानी कि एक ऐसा भी पदार्थ है जिसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, और उसको कहता है जिरकोनियम, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 14। परमाणु संकेत क्या होता है? Zr। ठीक है, जिरकोनियम 14 जो है, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह आसानी से जल सकता है। और इस बात की सत्यता, मतलब जिरकोनियम जलता है या नहीं, इस बात की सत्यता नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है हर पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक होता है, इस बात की सत्यता लेवासियर ने किया था। इस वजह से इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। रसायन विज्ञान को हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो मिस्र की सभ्यता से लिए हैं। किस शब्द से रासायनिक नाम रखा गया है इसका? तो लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से रखा गया है। भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो पीसी रॉय, प्रफुल्ल रॉय। जबकि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवाइसियर। इनको क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने इस बात की सत्यता की थी कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें केवल पदार्थों के बारे में पढ़ना होता है। केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करना होता है। हमें चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पदार्थ के ही बारे में पढ़ना होगा। केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से आपको पदार्थ के बारे में ही पढ़ना होगा। तो अब अगर देखा जाए, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए, केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से हमें पदार्थों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, पदार्थों का मुख्य रूप से उनके गुणों का अध्ययन करना होता है, आंतरिक रूप से या फिर बाह्य रूप से। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि फिर पदार्थ क्या है? पहला प्रश्न यही बनता है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ की अगर बात किया जाए तो आसान भाषा में समझिए, जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ जगह छेकता हो, जिसका कुछ आकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बचपन में हम लोग पदार्थ का बहुत लंबा, इतना बड़ा चौड़ा सा हम लोग ये परिभाषा याद करवाया जाता था। क्या? तो पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, या पदार्थ उसे कहते हैं जिसे देख सके, छू सके, अनुभव कर सके, जिसमें भार हो, जिसमें वजन हो, जो जगह घेरता हो। इतना लंबा चौड़ा हम लोगों को परिभाषा याद कराया जाता था। जबकि पदार्थ का सिंपल सा परिभाषा याद रखिए, जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ जगह छेकता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। आप कुछ भी ले लीजिए, आप कहेंगे कि हवा भी तो एक पदार्थ ही है। बिल्कुल पदार्थ है।
हवा जितना हल्का होता है, आप उसको तो नहीं कह सकते हैं ना कि यह पदार्थ नहीं है, वो दिखता भी नहीं है। इसका मतलब ये थोड़े है। आप गैस को सिलेंडर में रखते हैं तो गैस तो जगह लेता है ना कुछ तो जगह लेता है, उसमें भी भार होता है। ऐसा थोड़ी है कि भार नहीं होता है, बताइए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ उसे कहा जा सकता है जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ जगह छेकता हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ। जिसमें भी कुछ भार हो, कुछ जगह छेकता हो, उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। भले वो दिखे या ना दिखे, महसूस तो हो सकता है ना, बताइए। तो चलिए पदार्थ समझ लिए, पदार्थ क्या है? तो जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ जगह छिपता हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को अगर देखा जाए तो पदार्थ दो तरह का अवस्थाएं होती है। पदार्थ दो तरह की अवस्थाएं होती है, एक भौतिक एक रासायनिक। एक भौतिक एक रासायनिक। अब समझिए, अब तो आप कहिएगा कि हम लोग पदार्थ का तो तीन बताया गया होगा, ठोस, द्रव, गैस। तीन तरह के पदार्थ के अवस्था हम लोगों को बताया गया है। बात सही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम भी वहां पहुंचेंगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो पदार्थ को दो अवस्थाएं होती है, एक भौतिक और एक रासायनिक, ठीक है। यानी कि कौन कौन से? तो एक भौतिक और एक रासायनिक। एक फिजिकल एंड एक केमिकल, ठीक है। एक फिजिकल मेटल और एक केमिकल मेटल। यानी कि आप भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से दो तरह के पदार्थ की अवस्थाओं को आप देखते हैं। तो अब समझते हैं कि भौतिक या रासायनिक क्या है। क्या आपको पता है? क्या आप समझ सकते हैं कि भौतिक या रासायनिक क्या है? तो आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करिए, जरूर बताइए कि भौतिक या रासायनिक क्या है। चलिए फिलहाल हम लोग समझते हैं भौतिक या रासायनिक क्या होता है। तो देखिए, भौतिक का मतलब होता है कि जो छू सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो टच कर सकते हैं उसे हम लोग भौतिक अवस्था कहते हैं। रासायनिक का मतलब, रासायनिक अवस्था में ऐसे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें महसूस भी करना होता है, जिन्हें देख नहीं सकते। तो भौतिक अवस्था के रूप में जो पदार्थ मिलेंगे उन्हें हम टच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को एक थप्पड़ खींच करके मारे, खींच के एक थप्पड़ मारे, तो जब थप्पड़ आप किसी को मारिएगा तो वो किस रूप में मारिएगा? भौतिक रूप में मारिएगा, लेकिन उससे भी दर्द होगा। थप्पड़ मारिएगा तो भी उसको दर्द होगा। और आप कुछ ऐसा अगर इंजेक्शन दे दिए उसको जिससे उसके बॉडी में दर्द होने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो रासायनिक हो जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, आप किसी की गला दाब करके मार दिए, किसी के गला अगर दाब के मार दिए तो इसकी यह किस रूप में होगा? भौतिक रूप में उसे मारेंगे। लेकिन उसी को आप जहर का इंजेक्शन दे दिए, पॉइजन का इंजेक्शन दे दिए, तो वह क्या हो जाएगा? रासायनिक अवस्था के रूप में आप उसे मारेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए कि कोई एसिड अटैक कर देता है, जैसे कोई लड़का होता है किसी लड़की पे क्या करता है? एसिड अटैक कर देता है। तो वह क्या करता है? वह रासायनिक अवस्था के रूप में चोट पहुंचाता है उसको। उसको क्या करता है? वो रासायनिक अवस्था के रूप में उसे चोट पहुंचाता है, एसिड अटैक। लेकिन वही कोई कोई लड़का होता है कि क्या करता है? उसको टक्कर ही मार देता है, सीधा बाइक से टक्कर मार दिया, उसको किसी प्रकार के चोट पहुंचा दिया, किसी प्रकार के हथियार से। तो ये क्या होता है? यह भौतिक अवस्था होता है। यानी कि भौतिक अवस्था में आप ऐसे देखेंगे तो आप टच कर सकते हैं भौतिक अवस्था को, जबकि केमिकल अवस्था को आप या तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अवस्था को आप इस तरह से समझ सकते हैं, भौतिक अवस्था को आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है पांच प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ पांच प्रकार का होता है। कौन कौन समझते हैं यहाँ? ठोस, द्रव और एक होता है गैस। आप बचपन से तीन ही पढ़ते होंगे, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। हालांकि ये मुख्य रूप का है, ठोस, द्रव, गैस। हम लोगों को भी बताया गया था कि पदार्थ का तीन ही अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। और चौथा होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है।
पांचवा होता है जिसे बीईसी, बीईसी कहा जाता है। यानी कि भौतिक आधार पर पदार्थ जो होता है यह 5 प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ठीक है, तो पहले हम इन्हीं सबको समझते हैं, रासायनिक अवस्था को हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, अब समझिए। तो भौतिक अवस्था में तो आप एक बात तो क्लियर हो गया कि आप इसे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि जिसे छू सकते हैं भौतिक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये 5 जो है भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का ये क्या है, प्रकार है। ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, प्लाज्मा क्या होता है, बीईसी क्या होता है, एक एक करके हम इन 5 प्रकार को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठोस किसे कहते हैं। ठोस का मतलब होता है, ठोस का परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो ठोस का परिभाषा आपको यही मिलेगा कि वैसा पदार्थ, चूंकि ये पदार्थ का ही प्रकार है तो इसमें हम लोग पदार्थ कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। यानी कि अगर यह, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यह उतना ही जगह लेता है जितना इसका आकार होता है, चाहे कितनों भी बड़े से बड़े क्षेत्रफल में इस ठोस पदार्थ को अगर रखा जाएगा तो वह उतना ही जगह लेगा जितना उसका क्या होगा, आकार होगा। लेकिन अगर द्रव की बात करें तो द्रव क्या करता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन तो निश्चित होता है। जैसे 1 केजी जो ठोस होता है वह 1 ही केजी रहेगा, लेकिन उसका जो आकार होगा वह वैसा ही रहेगा, सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जबकि द्रव की अगर बात करें तो द्रव में भी आपका आयतन उतना ही मिलेगा। जैसे 1 लीटर अगर पानी लिए तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। इसको अगर किसी बड़े गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, ड्रम में रखेंगे ड्रम का आकार ले लेगा, किसी चौड़ा सतह पर रखेंगे तो सतह का आकार ले लेगा। यानी कि इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस इन सबसे और खतरनाक होता है। खतरनाक का मतलब डेंजर नहीं, इन सबसे अलग गुण ये रखता है गैस। इसका कहने का मतलब होता है ना ही मैं अपना आकार निश्चित रखूंगा और ना ही मैं अपना आयतन। आप मुझको जितना बड़ा क्षेत्रफल में रखेंगे वो सारा का सारा क्षेत्रफल हमारा ही होगा। जैसे ये गैस जो है, यह गैस क्या करता है, मान लीजिए कि आप 5 लीटर गैस लेकर आए और इसको आप 10 लीटर वाले बर्तन में रख रहे हैं, तो यह क्या करेगा, पूरा 10 लीटर का बर्तन यह अकेले छींक लेगा, कहेगा कि ना पूरा हमार हो लो। यानी कि गैस जो है, आप गैस को अगर समझेंगे तो ठोस और द्रव की अवस्था में हर तरह से यह अपना गुण क्या रखता है, भिन्न रखता है। जैसे आप समझेंगे इस दुनिया में 3 तरह के लड़के मिलेंगे आपको, इस दुनिया में 3 तरह के लड़के मिलेंगे आपको। जैसे एक होगा, वह क्या सोचेगा कि यार एक ही लड़की मेरे लिए काफी है। वह क्या सोचेगा, मेरे लिए एक ही लड़की काफी है, क्या फायदा 10 के साथ रहने से। लेकिन एक लड़का मिलेगा दूसरा, वो कहेगा, सोचेगा क्या, एक लड़की तो है, ये है, एक और होती तो कितना अच्छा होता, क्या पता ये कब छोड़ के चला जाए, एक छोड़ के जाएगी तो एक तो रहेगी कम से कम। तो ये गुण होता है द्रव का। जबकि सिंगल वाले ठोस का काम करते हैं, लेकिन एक एक इतना खचड़ा मिलेगा सब, इतना मतलब खचड़ा मिलेगा सब जिनका जवाब नहीं। वो सब क्या सोचता है, ना सारा के सारा हमार हो लो, यानी कि काश सभी के सभी हमार होती। इतना मतलब डेंजर मेंटेलिटी का लड़का मिलता है सब। हालांकि इस दुनिया में वही आजकल खुश भी है, प्रसन्न भी है, क्योंकि उन सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहे है कौन जा रहे, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में क्या, किस पे भरोसा कर सकते हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, गैस का काम करता है, जो तीनों तीनों जो हर सभी के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, इसलिए इन सब के चक्कर में नहीं पड़ने का। चलिए, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है 5 प्रकार के होता है, यह आप समझ लिए कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठोस किसे कहते हैं तो समझिए फिर से, जिसका आकार निश्चित हो, यानी कि
जो एक ही लड़की के साथ खुश है, समझ लीजिए वो ठोस है, उसके वह क्या है, वह ठोस है। लेकिन वही अगर कहा जाए जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, यानी कि जो एक के साथ एक को और को अपने साथ में रखना चाहता हो, क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया किसी एक के साथ रहने वाली नहीं है, आज इसके साथ है तो कल उसके साथ भी रहेगी। इसलिए यह क्या करता है, अपना आकार को अनिश्चित रखता है, आयतन को निश्चित रखता है। यानी कि अगर द्रव के 1 लीटर पानी अगर लिया जाए तो वह 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन वह अपनी आकार को अनिश्चित करता रहेगा, कभी इसके रूप ले लेगा तो कभी उसका रूप ले लेगा, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव। लेकिन गैस क्या होता है, कहता है कि ना, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, जो मेरी है वो भी मेरी नहीं हो सकती है, मैं किसी पे नहीं, सब हमारा है और हम भी सबके हैं। तो सब वो क्या है, वो गैस है। यानी कि वो अपना ना ही आकार निश्चित रखता है और ना ही आयतन निश्चित रखता है। यानी कि अगर कहा जाए, अगर आप जैसे आप गैस लेकर आए, 15 लीटर का गैस लेके आए, उसका आयतन तो निश्चित है, 15 लीटर है, लेकिन आप उसको 20 लीटर वाले में भी अगर रखेंगे तो भी वो पूरे के पूरे जगह को ले लेगा, 20 लीटर को ही घेर छेक लेगा। तो उस वह क्या है, वह गैस है, ना ही उसका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। अब समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है, बीईसी क्या होता है, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो समझिए प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इस दुनिया का सबसे गर्म होता है। जैसे लावा देखते हैं ना, लावा, लावा क्या है, प्लाज्मा है। यह ना ही द्रव के रूप में होता है, ना ही ठोस के रूप में होता है, ना ही गैस के रूप में होता है, यह सबके सम्मिलित रूप होता है, यह क्या, प्लाज्मा। और दुनिया की सबसे गर्म होता है प्लाज्मा। यानी कि इस, मैं अगर यह कहूं कि यह दुनिया विश्व का सबसे हाई टेम्परेचर होता है यह प्लाज्मा, यानी कि इससे गर्म कुछ होता ही नहीं। तो यह क्या है, यह प्लाज्मा है। वही अगर बीईसी की बात किया जाए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी की अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे ठंडा होता है। यानी कि प्लाज्मा और बीईसी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। यानी कि प्लाज्मा दुनिया का सबसे गर्म वस्तु, सबसे गर्म, यूं समझ लीजिए कि इससे गर्म कुछ होता ही नहीं है। प्लाज्मा क्या है, दुनिया की सबसे गर्म वस्तु। जैसे प्लाज्मा आप लोग डेली देखते हैं, आप गर्मी के, जैसे अब गर्मी के दिन शुरू होने वाली है, तो गर्मी के दिन में जिसे हम लू बोलते हैं ना, लू, जैसे देखिए ना, एक एक गर्मी के दिन में खुले एरिया में जब देखिएगा तो धारा चलती है, वह क्या होता है, लू बोलते हैं जिसको। तो लू जो होता है वह क्या होता है, प्लाज्मा का ही रूप होता है। लू जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, वह प्लाज्मा का ही रूप होता है। लेकिन अगर बीईसी की बात किया जाए, हालांकि इस बीईसी पे अभी थोड़ा सर्चिंग चल रहा है, रिसर्च हो रहा है बीईसी पे, इसको थोड़ा और विस्तार में अभी लेकर जाया जा रहा है। इसके बारे में मतलब एक कंठस्थ जानकारी अभी नहीं दिया गया है। हाँ, इतना इसकी तो खोज हो चुकी है कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था भी है कोई, बीईसी। यानी कि खोज कैसे हुई, तो देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें आपको दो नाम मिलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक एक बोस नाम का व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज की खोज किए थे कि चौथा अवस्था के अलावा, यानी कि पदार्थ के 4 अवस्था के अलावा भी कुछ और हो सकता है, ऐसे पदार्थ का उन्होंने खोज किया था। तो जब उन्होंने बताया था कि हमने पदार्थ के 5वीं अवस्था को खोज किया है, तो उनको, उनकी बात किसी ने सुना ही नहीं। जब उनको इसे प्रचार में लाने की कोशिश किया तो कोई प्रचार में किया ही नहीं, यानी कि एडवर्टाइज कोई किया ही नहीं। तब इन्होंने क्या किया, आइंस्टीन से जाकर के मिले, अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, उनसे जाकर के मिले और उनको बताएं कि हमने ऐसे ऐसे काम किया है। तब उन्होंने दंग रह गए। और वो भी सोचिए, एक गुलाम देश में, जब हमारा भारत देश गुलाम था उस समय यह बोस जो थे, इन्होंने 5वीं पदार्थ को खोज किया था। आइंस्टीन जो है दंग रह गए कि यार गुलाम देश में इतना भी हाई पावर मेंटेलिटी के लोग हो सकते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था का खोज कर देना। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसे किसी चीज का खोज कर देना जो पहले कभी नहीं हुआ। आज के समय में बोल दीजिए किसी को थोड़ा कुछ नया सर्च करने के लिए, आज के समय में, आज नहीं हमारा देश गुलाम है, नहीं कोई आदमी गुलाम है, हर तरह से स्वतंत्र है, उसे बोल दीजिए तो थोड़ा खोज करने के लिए नहीं हो पाएगा, मेंटलिटी उतना लेवल का ही नहीं है।
तो आइंस्टीन साहब जब देखे, जब सुने तो दंग रह गए कि यार इतना हाई पावर का मेंटेलिटी का आदमी भी हो सकता है एक गुलाम देश में। और इन्होंने, लेकिन एक बात थी उस समय, ये सच्चाई भी थी। आज के आदमी क्या है कि आज अगर आपने किसी किसी चीज को सर्च किए और उसको आप किसी दूसरे को दे देंगे तो क्या करेगा, उस पर वो अपना नाम लेके एडवर्टाइज कर देगा, खुद को विकास करने के लिए, खुद को बढ़ावा देने के लिए। वही आइंस्टीन साहब जो थे, इन्होंने ये काम नहीं किया। इतनी इनके अंदर सच्चाई थी, इन्होंने कहा कि इसकी खोज बोस ने किया है, अतः इसकी श्रेय मुझे नहीं बोस को जाता है। तो तब उस पदार्थ की पांचवें नाम को क्या दे दिया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कि बोस और आइंस्टीन के मिलान करके, यानी कि कंडेंसेट कर करके उसके पदार्थ के पांचवें अवस्था का नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब समझते हैं पदार्थ की यह पांचवी अवस्था क्या है। तो देखिए, पदार्थ की पांचवी अवस्था इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है, मतलब परम शून्य ताप के भी नीचे भी वो होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था होता है, वह दुनिया की सबसे ठंडा वस्तु होता है। और दुनिया की सबसे गर्म वस्तु क्या होता है, प्लाज्मा। यानी कि यह दोनों एक दूसरे के काफी उल्टा है, एक काफी हाई टेम्परेचर और एक काफी लो टेम्परेचर। तो जिसका सबसे कम ज्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और प्लाज्मा का सबसे ज्यादा, सबसे हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब यह बोस आइंस्टीन क्या होता है, तो देखिए, किसी वस्तु को, यानी कि इन लोगों ने क्या किया था कि 2 3 4 टाइप का गैसों को लेकर के उसको इतना ठंडा किए थे, इतना ठंडा किए थे कि वह, यानी कि जितना ठंडा किया जा सकता था उतना उसको ठंडा किए। और परिणाम क्या मिला कि वो सब मिल करके एक ऐसे पदार्थ का निर्माण कर दिया जो किसी भी सतह से टच नहीं करता है। यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को आप किसी ग्लास में रखेंगे ना, तो वो ग्लास में नहीं रहेगा, वो निकल के बहरिया झाकेगा, वो कहेगा तेरे क्या हमको कैद करके रख रहा है। और क्या करेगा, कैद करके, वो कैद होना नहीं चाहता है, वह बाहर निकल के झांकने लगेगा। यानी कि आप किसी 4 सतह के अंदर उसको रखेंगे ना तो सतह में टच नहीं करेगा, उसमें से उठ करके बहरिया वह देखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि वह गैस की तरह उड़ेगा या फिर ठोस की तरह, काफी ठोस होगा। वह ना ही ठोस होता है, ना ही गैस होता है, ना ही द्रव के रूप में होता है। वह एक तरह से जमा हुआ पदार्थ होता है। उसे क्या कहते हैं, बीईसी। यानी कि दुनिया की सबसे ठंडा वस्तु को क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और दुनिया की सबसे गर्म वस्तु को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो आप लोग समझ चुके हैं पदार्थ की कितनी अवस्था, 2 तरह की, भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। यानी कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस किसे कहेंगे, तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। द्रव किसे कहेंगे, तो जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, यानी कि भार उसका निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित नहीं हो। गैस किसे कहेंगे, जिसका कोई भी निश्चित नहीं हो, जिसका कोई ठीक नहीं है कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है, उसे क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। प्लाज्मा, दुनिया की सबसे गर्म वस्तु को क्या होता है, कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, नाइट में जो तारे टिमटिमाते हैं, वह टिमटिमाने का कारण क्या है, प्लाज्मा ही है। नाइट में जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं ना, वो तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है, प्लाज्मा ही है। और पांचवी अवस्था क्या है, बीईसी, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए, यानी कि हम यहां लिख दे रहे हैं आकार और आयतन। आप इसे समझ सकते हैं। आकार ठोस का क्या होता है, निश्चित। इसका भी क्या, आयतन भी क्या होता है, निश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। जबकि गैस का दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होता है। नो का मतलब ये भी निश्चित नहीं होता है, ये भी निश्चित नहीं होता है। और प्लाज्मा को क्या कहेंगे, सबसे गर्म, सबसे गर्म पदार्थ।
बीईसी यानी कि पांचवी अवस्था किसे कहते? सबसे ठंडा पदार्थ, सबसे ठंडा पदार्थ, बीईसी सबसे ठंडा पदार्थ। यानी कि सबसे ठंडा पदार्थ कोई होता है तो क्या होता है? बीईसी। सबसे गर्म पदार्थ कोई होता है तो क्या होता है? प्लाज्मा। अब इससे कोई ठंडा नहीं हो सकता है और इससे कोई गर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये थी भौतिक आधार के पर पदार्थ की ये 5 अवस्था, ठीक है। अब समझते हैं रासायनिक आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो देखिए, रासायनिक आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। रासायनिक आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला क्या होता है? तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण, ठीक है। अब समझते हैं आपका जितना भी केमिस्ट्री है, यानी केमिस्ट्री में आपका जो भी पढ़ना है, आपका टोटल का टोटल केमिस्ट्री आप इसके इसी 3 में खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री आपका जो भी पढ़ना है, केमिस्ट्री आपका इसी में खत्म हो जाएगा। इससे बाहर केमिस्ट्री जाएगा ही नहीं। या तो तत्व में आएगा, या फिर यौगिक में आएगा, या फिर मिश्रण में आएगा। केमिस्ट्री में आप जो भी पढ़ेंगे वो सब के सब किस में जाएगा? या तत्व, यौगिक और मिश्रण में। इससे बाहर ही कहीं जाएगा ही नहीं। तत्व, यौगिक या फिर मिश्रण, बस इसी तीनों में आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री समट के रह जाए। आप केमिस्ट्री कितनों भी हाई लेवल का पढ़ लीजिए, आपका उसमें यही रहे मिलेगा, तत्व, यौगिक या फिर मिश्रण। बस केमिस्ट्री आपका इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाएगा। अब समझते हैं तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। तो देखिए, तत्व की परिभाषा क्या हो सकता है, समझिए। पहले हम लोगों को बचपन में इतना ना ज्यादा दिमाग दे दिया जाता है ना, इतना ज्यादा किसी भी चीज के बारे में समझा दिया जाता है कि हम लोग दंग रह जाते हैं इस बात को समझने के लिए किसको माने किसको न माने। सिंपल सा परिभाषा याद रखिए तत्व का, जो एक परमाणु से बना हो उसे क्या कहते हैं? तत्व। जो एक परमाणु से बना हो उसे क्या कहेंगे? तत्व। हम लोगों को बचपन में क्या याद कराया जाता था? वैसा पदार्थ जिसको रासायनिक विधियों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। लो भाई, क्या मतलब बनता है इतना लंबा चौड़ा परिभाषा का? क्या ये परिभाषा आपका नहीं है? एक परमाणु से बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। परमाणु का मतलब कि उसमें एक ही परमाणु हो, दूसरा चीज ना हो। जैसे हाइड्रोजन, क्या इसमें दूसरा परमाणु है? नहीं है। हीलियम, क्या इसमें दूसरा परमाणु है? नहीं है। नाइट्रोजन, इसमें दूसरा परमाणु है? नहीं है। ऑक्सीजन, इसमें दूसरा परमाणु है? नहीं है। तो फिर यह एक परमाणु से बना हुआ जितने भी पदार्थ मिलेंगे आपका क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, एक परमाणु से बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। वहीं यौगिक की बात किया जाए तो यौगिक को आप एक परमाणु वाला तत्व कभी नहीं देखेंगे। यानी कि जिसमें फॉर्मूला जिसमें 2 या 3 से अधिक तत्व मिल गए वो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। जैसे H2O, ये क्या है? जल है। H2O को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्सीजन यानी कि जल। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस। हंसने वाली गैस जो होती है N2O होती है। आप किसी को हंसाना चाहते हो और नहीं हंस रहा है तो N2O उसके मुंह पे छिड़काव कर दीजिएगा, इतना हंसेगा जिसका कोई जवाब ही नहीं है, बिना मतलब का वो हंसने लगेगा। तो N2O क्या होता है? लाफिंग गैस होता है। इंग्लिश में लाफिंग गैस बोलते हैं, हिंदी में हंसने वाली गैस कहा जाता है N2O। या फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है? ये यौगिक है। मिश्रण में भी यही होता है कि उसमें भी बहुत सारे तत्व मिले होते हैं। उसमें भी क्या होता है? H2O, Cl2, N2O, बहुत सारे उसमें मिले होते हैं। बहुत सारे मिश्रण में क्या होता है? बहुत सारे तत्व मिले होते हैं। लेकिन मिश्रण और यौगिक में यही अंतर है कि यौगिक में आपको एक निश्चित फॉर्मूला मिलेगा जबकि मिश्रण में नहीं मिलेगा। जैसे ब्लड क्या है? हम लोगों का ब्लड अगर देखा जाए, शरीर में जो ब्लड है
इस ब्लड में क्या केवल ब्लड ही है? नहीं है ना। ये ब्लड में भी कई तरह के मिश्रण है, कई तरह के खनिज लवण है, पोषक पदार्थ है, कई तरह के केमिकल उसमें पाए जाते हैं। तो वह क्या है? मिश्रण है। क्या ब्लड का कोई फॉर्मूला है? सोचिए। दूध क्या है? दूध में भी कई प्रकार के विटामिन मिले होते हैं। क्या दूध का कोई फॉर्मूला है? नहीं है। वो जो दूध आजकल मार्केट में मिल रहा है वह पाउडर का बना होता है और उसका काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। वो भी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसी को सुखा करके बनाया जाता है, तब उसे पाउडर के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। दूध बनाने का कोई फॉर्मूले नहीं है, खून बनाने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, रक्त बनाने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो ये दोनों क्या है? मिश्रण है। रक्त कहिए या फिर दूध कहिए, इसका क्या है? कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जिसका फॉर्मूला मिल जाएगा वो यौगिक होगा, जिसका फॉर्मूला नहीं मिलेगा वो क्या होगा? मिश्रण होगा। सोचिए, अगर रक्त का फॉर्मूला मिल जाए तो वैज्ञानिक कब का रक्त बना बना के आदमी को पिलाएगा? ले भाई ये ले, पी ले तू, ब्लड की कमी है, पी ले तू। सोचिए, इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं है। दूध का कोई फॉर्मूला है? नहीं है। जो भी मिश्रण आपको मिलेगा उसका दूध का, उसके फॉर्मूला आपको नहीं मिलेंगे। मिश्रण जो भी होंगे उसके फॉर्मूले आपको नहीं मिलेंगे, जबकि यौगिक में फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो देखिए, इनका परिभाषा हम लोगों को क्या बताया जाता था? तो जिसे रासायनिक विधियों द्वारा नहीं तोड़ा जाता है उससे हम लोग तत्व बोलते हैं। उसको सिंपल में ये भी तो कह सकते हैं कि एक परमाणु वाले पदार्थ हम उसे तत्व कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक का परिभाषा क्या बताया जाता था? तो जिसको रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा जा सकता है, जिसको रासायनिक विधियों द्वारा अनेक परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। हद है भाई, क्या मतलब बनता है इतना लंबा चौड़ा परिभाषा का? जिसमें सिंपल कह सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिले हैं यौगिक कहलाता है। तो मिश्रण में आपको फॉर्मूला नहीं मिलेंगे, जबकि यौगिक में फॉर्मूला आपको मिलेंगे। तत्व में एक ही परमाणु मिलेगा। तो इस तरह से आपको इन सब की पहचान करना है। यानी कि तत्व क्या है? तो एक ही परमाणु से बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। दो परमाणुओं से या दो परमाणुओं से अधिक मिलकर बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। और मिश्रण जिसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हो, सेम वही वाली बात है। आपको बताए हैं कि जो एक लड़के के साथ खुश है तत्व है, जिसको एक के अलावा एक और चाहिए क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है कि क्या पता इस कब छोड़ दे हमको, तब उसे क्या बोलेंगे? यौगिक। जिसको भरोसा ही नहीं है किसी पर भी, कोई भी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और वैसे आदमी ठीक ठाक भी है, मस्त खुश है, बिंदास है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है उनके पास। कौन आता है कौन जाता है, भाड़ में जाए दुनियादारी। अच्छा, और वैसा रहना भी चाहिए, क्योंकि जब वैसा आदमी आपको नहीं मिलेगा तो क्या फायदा वैसे आपको बनने से? आपको भी वैसा बनने से कोई फायदा नहीं है। सामने वाला जैसा व्यवहार करे वैसा आप भी व्यवहार कीजिए, सिंपल सी बात है। सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भी उसमें इंटरेस्टेड मत होइए, क्या दिक्कत है? तो इसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। अब समझते हैं आगे थोड़ा और बढ़िए। तत्व को भी, तत्व और यौगिक को भी हम लोग और अलग अलग भागों में बांटे हैं, ठीक है। तत्व को और यौगिक को भी और अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे तत्व को तीन तरह के भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु यानी कि धातु को क्या कहता है? मेटल, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटॉलिक। मेटॉलिक यानी कि उपधातु, यानी कि धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटॉलिक इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में कई सारे नाम है इसका। धातु को चालक भी कहा जाता है, धातु को चालक भी कहा जाता है, जिसमें धारा प्रवाह हो सके, जो धारा का चलाता हो उसे धातु कहते हैं। अधातु को अचालक भी कहा जाता है, धातु को सुचालक भी कहा जाता है, अधातु को कुचालक भी कहा जाता है। कई सारे नाम हैं इसके। तो समझते हैं धातु, अधातु और उपधातु क्या है, ठीक है। तो समझते हैं धातु क्या है। तो सिंपल सा बात समझिए, जो धारा की प्रवाह कर सके उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं।
अधातु किसे कहते हैं? तो जो धारा की परवाह नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं? अधातु। और उपधातु किसे कहते हैं? तो जो धारा की थोड़ा थोड़ा प्रवाह करता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु। इसका उदाहरण हम आपको देकर के समझाते हैं। जैसे देखिए, सोना यानी कि गोल्ड, चांदी यानी कि सिल्वर। चांदी के संकेत क्या होता है? सिल्वर का संकेत यदि एजी होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? एफ ई होता है। ये सब क्या है? ये धातु है। एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये धातु है। अधातु किसे कहते हैं? जैसे लकड़ी हो गया, सूखा हुआ लकड़ी हो गया, या ऑक्सीजन को ले लीजिए। ऑक्सीजन से धातु थोड़े प्रवाह होता है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन में अगर धारा का प्रवाह होने लगे तब तो सारा आदमी खलास हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सबको चाहिए। ऑक्सीजन के बिना आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। ऑक्सीजन में धारा की प्रवाह होने लगे तो फिर आदमी का कल्याण हो जाएगा तुरंत। तो अधातु हो गया। उपधातु की बात किया जाए तो उपधातु में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? उपधातु है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आप लोग डेली देखते हैं। मोबाइल में जो सिम लगाते हैं, सिम के ऊपर जो प्लेट लगता है वह किसका होता है? सिलिकॉन का लगता है। पीला पीला जो भाग होता है, आप लाइन के रूप में, धारे के रूप में उसको देखते हैं, वो किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। मेमोरी जो आप मोबाइल में पहले लगाते थे, हालांकि अब इंटरनल स्टोरेज आ गया है, इतना हाई क्वालिटी का इंटरनल स्टोरेज आ गया है, कोई जवाब नहीं। तो जो मेमोरी होता था उस पर भी आप पीला पीला जो है धारी देखते थे, उस वो भी किसका बना होता था? वो भी आपका सिलिकॉन का ही बना होता था। वो भी उपधातु का ही बना होता था। यानी कि उपधातु को हम कह सकते हैं जो थोड़ा थोड़ा धारा का प्रवाह कर सके। जैसे जैसे मोबाइल जो है, मोबाइल में आपका ज्यादा इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। यानी कि इसी आधार पर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक की बंटवारा किया जाता है। यानी कि धातु और उपधातु के आधार पर ही इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक की बंटवारा किया जाता है। जैसे जिसमें ज्यादा धारा की प्रवाह हो, जिसमें ज्यादा धारा की आवश्यकता हो, उसे इलेक्ट्रिक कहा जाता है। जिसमें कम यानी थोड़ा थोड़ा धारा की आवश्यकता पड़े उसे इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? जिसमें धारा का लगातार प्रवाह। जैसे टीवी आप लगाते हैं तो टीवी देखते हैं, तो टीवी में जो है आप प्लग जरूर लगाते हैं, लेकिन टीवी के लिए बहुत कम धारा की आवश्यकता होती है चलने के लिए। आप देखते थे पहले जो टीवी होती थी बैटरियों पर भी चल जाती थी, तो वह आपका इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। उसमें थोड़ा थोड़ा धारा की आवश्यकता है। उसके अंदर मशीन लगाया जाता है, जो मशीन ज्यादा धारा से कम धारा में कन्वर्ट करके चलाती है। वहीं अगर बात किया जाए प्रेस की, यानी कि जो कपड़ा प्रेस करते हैं, इस्त्री की, तो इस्त्री क्या है? आपका इलेक्ट्रिक है। उसमें ज्यादा पावर की आवश्यकता है। आप उसको इन्वर्टर पर भी चलाएंगे तो थोड़ी देर में इन्वर्टर को बैठा देगा, इतना हाई क्वालिटी का होता है। फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ये सब क्या है? ये सब आपके ज्यादा इलेक्ट्रिक वाले, ज्यादा धारा का कंजम्स करते हैं, तो वह आपका किस में आएगा? धातु में आएगा। लेकिन मोबाइल हुआ, चार्जर हुआ, सॉरी मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, टीवी हुआ, ये सारे चीजें आपका क्या है? उपधातु के यानी कि इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं वो। इन सारी चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा आवश्यकता होती है। जैसे ये माइक ही है, इस माइक के लिए ज्यादा पावर की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा धारा की आवश्यकता नहीं है। इसको आप किसी भी कैमरे मोबाइल में सपोर्ट कर सकते हैं, और इसको थोड़ा थोड़ा धारा की आवश्यकता। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये सब किस में आएगा? उपधातु में आएगा। यानी कि धातु और उपधातु के आधार पर ही वस्तु को इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग समझते हैं, या फिर अलग अलग भाग में रखते हैं। तो तत्व कितने प्रकार के? 3 तरह के, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु किसे कहेंगे? जो धारा की प्रवाह कर सके, जो धारा की प्रवाह कर सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? धातु। जैसे में सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या हुआ? धारा की प्रवाह करने वाला है। लेकिन अधातु की बात करें तो जिसमें धारा की प्रवाह नहीं हो सके उसे क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन हुआ, कोई सूखा लकड़ी ले लीजिए, उसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होगा तो भी नॉन मेटल ही होगा। बहुत सारे तत्व हैं
जिनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है, अधातु कहलाते हैं। अब समझिए, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हर चीज का एक अपवाद होता है, हर चीज का एक अपवाद होता है, वैसे ही यह अधातु का भी एक अपवाद होता है जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है, जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है। और इस ग्रेफाइट को आप सभी लोग देखे होंगे, पेंसिल में लगाया जाता है। जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उसमें जो ब्लैक ब्लैक जो होता है, आंतरिक भाग में जो ब्लैक पाइल जैसा लगाया जाता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और यह ग्रेफाइट अधातु है लेकिन धारा का प्रवाह करता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के रूप में होते हैं। तो यह अधातु होते हुए भी धारा का प्रवाह करता है। तो यह एक धारा के हिसाब से यह क्या है? अपवाद है अधातुओं में। मैंने शुरू में ही बताया था कि हर चीज का अपवाद होता है, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका अपवाद नहीं होता है। तो यह क्या है? अधातु है ग्रेफाइट, लेकिन धारा का प्रवाह करता है। वही उपधातु की अगर बात करें तो उपधातु का मतलब होता है जो थोड़ा थोड़ा धारा का प्रवाह करता हो, जो थोड़ा थोड़ा धारा का प्रवाह करता हो उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है। तो चलिए अब समझते हैं यौगिक के बारे में, ठीक है। अब देखिए, यौगिक को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यौगिक को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यौगिक को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक कार्बनिक के आधार पर, एक नॉन कार्बनिक के आधार पर। यानी कि एक कार्बनिक होता है और दूसरा अकार्बनिक होता है। कौन कौन? तो एक होता है कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। यानी कि कार्बनिक का मतलब क्या? तो जिसमें कार्बन पाया जाता हो, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक कहा जाता है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक कहा जाता है। यानी कि यौगिक जो है दो तरह से होता है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। अब हम लोग कार्बनिक ही क्यों लिए हैं? तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे तत्व अवेलेबल है, दुनिया में बहुत सारे यौगिक अवेलेबल है, लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है जो किसी के भी साथ आसानी से मिल जाता है, किसी से भी वह रासायनिक संयोग कर लेता है, रासायनिक बंधन किसी के भी साथ बना लेता है। यह कार्बन अकेले ऐसा पदार्थ है जो 50 लाख से भी अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है। यानी कि कार्बन किसी के साथ भी जाकर सट जाता है तुरंत। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक कुछ पाया जाता है तो कार्बनिक या फिर अकार्बनिक। इसलिए इसी आधार पर यौगिक को दो प्रकार में बांट दिया जाता है, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। तो देखिए, कार्बनिक किसे कहेंगे? तो जिसमें कार्बन हो, जैसे CO। CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। यह हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह भी एक प्रमुख कारण है जो ओजोन परत को छिद्र करता है। ठीक है, CO हो गया, CaCO3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए इसमें कार्बन है कि नहीं है बताइए। CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और इसके अलावा CO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी भूमिका निभाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बनिक का मतलब हुआ जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब क्या हो गया? जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NaCl, NaCl। अब कहिएगा कि इसमें भी तो C है, तो C अकेले नहीं है, यह कार्बन नहीं है, यह क्लोरीन है। NaCl, यह C अकेले नहीं है, यह कार्बन नहीं है, यह क्लोरीन है, Cl है साथ में। ठीक है, तो आप इसको कार्बन न समझिएगा। कार्बनिक और अकार्बनिक समझने के लिए आपको तत्व की जानकारी होनी चाहिए, कि अकेले कौन होता है, साथ में कौन है। ठीक है, अब देखिए SO2, NaCl, H2O, H2O यह क्या है? जल है। यह क्या है? H2O जल है। क्या इसमें कार्बन मिला है कहीं? तो यह किस में आएगा? अकार्बनिक में आएगा।
यानी कि समझते हैं यौगिक दो तरह के होते हैं, कौन? कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वही अकार्बनिक की बात की जाता है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे SO2, NaCl, H2O। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, H2O का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि यह जल है। H2O क्या है? यह जल है। तो NaCl, SO2, H2O यह क्या है? अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं है। आपको C इसमें दिख रहा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यह कार्बन है, यह कार्बन नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से आपको यही सारे चीजों का अध्ययन करना है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या फिर पदार्थ के रूप में देखेंगे तो ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं सारे चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। इन्हीं सारे चीजों में आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री समेट करके रह जाएगा, इससे बाहर केमिस्ट्री जाएगा ही नहीं। तो ये थी कुछ केमिस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में।